राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कशान का हाल चाल सवानंद मंगल हो। देखो आज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व है। अंतिम तक बने रहिए दोस्तों। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उससे एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे, और इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो प्रश्न यहीं से छपेगा। तो पूरे वीडियो तक बने रहिए दोस्तों। तो आपके लिए मैं क्या, आज बोर्ड नहीं है दोस्तों, बोर्ड लेकिन फिर भी एक नोट्स के रूप में मैं यहाँ पर तगड़े तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, वहां से बाहर कुछ आएगा भी नहीं और समझ में भी शानदार आ जाएगा। चलो अपन पाठ को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व आपका टॉपिक है। अब इसको दो भागों में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों पादपों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व से क्या संबंधित है दोस्तों, कि इससे आपके आय कैसे हो सकती है, यानी रुपए पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं, अगर साधारण भाषा में बोलूं। ठीक है, तो यानी आप इसको कमाने का साधन कैसे बना सकते हैं, तो उससे क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं अपन पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे, जैसे पादप है, जैसे उसे लकड़ी प्राप्त करते हैं अपन, है ना, तो वहां से भी एक आर्थिक महत्व है, गोंद प्राप्त करते हैं। या अपन जैसे खाना खाते हैं तो गेहूं वगैरह उगाते हैं, जितना खाते हैं उतना तो गेहूं काम में लेते हैं, उसके अलावा अपन बेच देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे दोस्तों अपन आज। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें पहले पढ़ेंगे दोस्तों पादपों का आर्थिक महत्व, यानी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब इसके अंदर दोस्तों चार भागों में अपन पादपों को बांट रहे हैं पढ़ने की दृष्टि से। पहला दोस्तों क्या है आपका खाद्य पौधे, दूसरा दोस्तों औषधीय पौधे, तीसरा आपको दोस्तों इमारती लकड़ी या उसके अंदर रेशे के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और चौथा पढ़ेंगे दोस्तों औद्योगिक पादप, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर पादप किस प्रकार काम में आते हैं। तो पहला अपन टॉपिक लेते हैं दोस्तों प्रमुख अनाज। अनाज आप सब जानते हो दोस्तों, जो अपने खाने के काम में आते हैं। और दालें, ठीक है, प्रोटीन वर्धक होती है, प्रोटीन अच्छा मिलता है दालों से। ठीक है, ज्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बताया था आपको। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या है, एक सारणी आपको व्यवस्थित सारणी दे दी है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत रहेगी। देखो इसमें एक प्रॉपर सारणी दी गई, इसमें साधारण नाम दिया गया है दोस्तों, इसके बाद में आपका वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसके कुल दिए गए वैज्ञानिक नाम, जैसे कि केरोलस लीनियस महोदय ने क्या किया कि जैसे हर जगह, कई जगह अपने भारत में इसको गेहूं बोला जाता है, अलग देश में इसको अलग तरीके से बोला जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों ने ध्यान लगाया कि ये ऐसा दिमाग लगाया कि भाई अगर कोई भी इंसान, अगर साइंस को पढ़ने वाला विद्यार्थी है या लर्नर है जो भी, वो अगर पढ़ेगा तो वो एक ही नाम पढ़ना चाहिए। यानी पूरे विश्व में अगर साइंस अगर पढ़े तो वो अच्छा परिवार साइंस का बने, कि वो एक ही नाम से जाना जाए। तो इसके लिए दिया वैज्ञानिक नाम। इसमें पहला नाम दोस्तों वंश, और दूसरा जो नाम आता है इसके अंदर वो जाति आता है। वंश और जाति से वैज्ञानिक नाम बना हुआ है। चलो शुरू करते हैं। पहले गेहूं का नाम है दोस्तों ट्रिटिकम एवेस्टिम, यानी गेहूं की यहाँ पर वंश है ट्रिटिकम, और इसकी जो जाति है दोस्तों वो है एवेस्टिम। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कुल कौन सा दोस्तों, कुल बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न था दोस्तों, कि निम्न में से कौन पोएसी कुल का है या ग्रेमिनी कुल का नहीं है। तो यानी इसके गेहूं के देखो दो कुल नहीं है, एक ही कुल के दो नाम है, पोएसी या ग्रेमिनी। ग्रेमिनी जो कुल है दोस्तों वो गेहूं के नाम से ही बना हुआ है। ठीक है, ग्रेमिनी और पोएसी। देखो यहाँ जो मैंने इस प्रकार से अंडरलाइन की हुई है या मैं भी बताऊंगा, वो आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसका देखो गेहूं को क्या बोलते हैं दोस्तों, अनाजों का राजा बोलते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आजकल ऐसे प्रश्न खूब आते हैं दोस्तों। ग्लूटेन प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर, गेहूं में। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। चलो सेकंड की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका सबसे अच्छा भोजन जो बहुत मजा आता है खाने में आपको, वो है चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम इसका क्या हो सकता है दोस्तों, ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा इसका वंश है और जाति इसकी सेटाइवा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बात करते हैं दोस्तों पोएसी। ये कौन से कुल का है दोस्तों, वही जो गेहूं जिस कुल का था वही यही है, उसका नाम है दोस्तों पोएसी। ये विश्व और भारत के मुख्य खाद्य फसल है, बहुत ही तगड़ी तरीके से। साउथ और आप बंगाल की तरफ चले जाओ तो वहां पर क्या है, ज्यादातर मुख्य भोजन ही चावल है। अपने गेहूं जो है उत्तर भारत का मुख्य भोजन है, लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो चावल मुख्य भोजन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मक्का। मक्का का बोटनिकल नेम है दोस्तों जिया मेज। वो ये भी पोएसी कुल या ग्रेमिनी कुल का है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो मक्के को, गेहूं को क्या कहा गया, अनाजों का राजा, और मक्का को क्या कहा गया दोस्तों, अनाजों की रानी। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर योर इन कमेंट बॉक्स, कि आप बताइए कि मक्का यदि आप लगातार खा रहे हो तो आपको कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी, और उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों बाजरे की बात। बाजरा जो कि इसको दोस्तों मोटा अनाज या मिलेट्स कहा गया है, ये मुख्य मिलेट्स है, अपने पश्चिमी राजस्थान की मुख्य फसल है। वहां अगर मोदी जी ने भी इसका क्या प्रचार प्रसार किया था कि मोटा अनाज खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है, शुगर जैसी बीमारियों के अंदर तो यह बहुत ही ज्यादा मूल्यवान फसल है दोस्तों। बात करते हैं, ये भी पोएसी कुल का है दोस्तों।
और मोटे अनाजों में सर्वप्रथम राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा ही आता है। चलो आगे की ओर चलते हैं, बाजरा में ज़्यादा खास कुछ नहीं है। अगला बात करते हैं अपन चने की। चिकपी इंग्लिश नेम है ना। फिर बात करते हैं साइसर एरेटिनम, इसका क्या है दोस्तों, बोटनिकल नेम है। ये है दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल। जितनी भी दालें हैं दोस्तों, जितने भी मटर है, मटर कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, चना वाला, जितनी भी दालें हैं उसको लेग्यूमिनेसी कुल बोला जाता है। आगे बात करेंगे इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। दालों का राजा, देखो सबसे पहली बात तो लेग्यूमिनेसी कुल जितनी भी दालें हैं वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इन पौधों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ एक बार इस इंडेक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। चना जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल का है, इसे कहते हैं दोस्तों दालों का राजा। एक बार प्रश्न आया था दोस्तों, दालों का राजा कौन है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों अरहर की। अरहर की बात करते हैं, ये भी लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये भी दाल है दोस्तों। इसे तुअर या रेड ग्राम भी इसको क्या कहा जाता है, रेड ग्राम भी इसको कहा जाता है, तुअर या रेड ग्राम भी इसको कहा जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अरहर की बात करते हैं। अब यहां जो मैंने अभी बात बताई थी कि लेग्यूमिनेसी जो कुल है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, दालों का विज्ञान। देखो लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु। देखो जो पौधे होते हैं, आपको मैं बता दूं दोस्तों, पौधों को मैंने बताया कि प्रोटीन, सबको शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो कई तरीके से मिल जाते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन तो आपको ऑक्सीजन के थ्रू भी पौधों को मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन आप सब जानते हो कि प्रकृति में 78% पाई जाती है, फिर भी पौधे उसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे आपको, आप खाते तो गेहूं, लेकिन क्या गेहूं को डायरेक्ट आप खा लेते हो, नहीं। पहले उसको आटा सुखाओगे, आटा पिसाओगे, फिर उसको बटोगे, है ना, और बिल्कुल आटा वाटा बना के, और तवे पे सेक के उसको खाओगे, यानी उसका रूप परिवर्तित कर दिया। इसी तरीके से पौधे भी नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, ये इनको यौगिकों में, यौगिक यानी इनकी रोटी बना के खाते हैं, यानी इनका यौगिक का निर्माण करते हैं। उनके यौगिक का दोस्तों NO2 और NO3, यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट। NO2 मतलब नाइट्राइट और NO3 मतलब नाइट्रेट, समझ में आ गई। इस रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं। इसी को ही कहते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। समझ में आई बात, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, और यौगिक का नाम क्या है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, उसे कहते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन योगदान देता है दोस्तों, राइजोबियम। समझ में आई। और ये राइजोबियम कहां पाया जाता है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल, यानी जितनी भी दालें हैं उन दालों के जड़ों के अंदर ये पाया जाता है। इसीलिए सलाह ये दी जाती है हर किसान को कि अपने फसल चक्र के अंदर दालों वाली फसल को इस्तेमाल करें, ताकि जमीन के अंदर नाइट्रोजन के जो यौगिक है वो बने रहें, ताकि अगली फसल को उसकी कमी ना हो। और प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो दोस्तों उनमें अनाज भी अपने को लिए, यानी आर्थिक महत्व हो गया ना एक तरीके से, तो उनकी वृद्धि अच्छी होगी, अच्छे फसल होंगे तो अपन अच्छे पैसे उसको प्राप्त कर पाएंगे। और देखो दोस्तों कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और किस प्रकार से हो सकता है। एक अपनी जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, जब वो कड़कती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है, जिसे पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और बारिश के पानी के साथ ये नाइट्रोजन के यौगिक पृथ्वी पे यानी मृदा में मिलते हैं और उससे पौधे ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में। तो ये राइजोबियम जरूर याद करना। और आजकल क्या है कि एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आने लग गया, तो जो भी मैंने इस PDF में ऐड कर दिया दोस्तों, कि इसकी जड़ों में मौजूद जो छोटी छोटी गांठें होती है दोस्तों, मान लो ये जड़ है, इसकी इस प्रकार की गांठें होती है। इन मौजूद ग्रंथियों का जो रंग है दोस्तों वो कैसा होता है, अगर आप कभी जैसे मम्मी पापा नहीं होने चाहिए वहां पर, वरना आपको जूते मारेंगे वो, कभी पौधे को उखाड़ के देखना, कभी भी मटर के या फिर चने के, तो आप देखेंगे कि उसकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी इस प्रकार की गांठें आपको नजर आएगी। इन गांठों का जो ग्रंथियों, इन गांठों को या ग्रंथियों का, इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, गुलाबी रंग होता है। रीजन क्या है दोस्तों, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। कौन सा हीमोग्लोबिन वर्णक निकलता है दोस्तों, लेग हीमोग्लोबिन के कारण इन ग्रंथियों का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, आपके हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा है, और हीमोग्लोबिन यहाँ अपना रक्त के अंदर पाया जाता है, और इसी के कारण अपना लाल रंग होता है। लेकिन यहाँ इन ग्रंथियों का जो गुलाबी रंग है वो किसके कारण होता है, लेग हीमोग्लोबिन। ये है राइजोबियम और लेग हीमोग्लोबिन की कहानी की। वर्णक मतलब जो रंग देते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। दो फैक्ट आप जरूर याद कर लेना, राइजोबियम और लेग हीमोग्लोबिन के कारण गुलाबी रंग होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन मसालों। मसाले और तेल उत्पादक पौधे यानी स्पाइसेस यानी ऑयल सीड्स, यानी जिससे अपन यानी कहें तो तिलहन वाली फसलों की बात, यानी जिससे अपन तेल निकालते हैं उन्हें तेल उत्पादक या तिलहन कहेंगे। पहले बात कर रहे हैं अपन दोस्तों मसालों की। देखो, कई प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि उसके पीछे कौन सा रसायन है या नहीं है, इस प्रकार से। और दोस्तों एक बार बहुत आरएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मसालों का राजा, मसालों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों काली मिर्च। किसको कहा जाता है दोस्तों? काली मिर्च। रीजन क्या दोस्तों? पुराने जमानों में राजा महाराजाओं के, यानी बहुत ही एशियन टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ अंग्रेज आने से पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत तगड़े तरीका का व्यापार होता था। यहाँ जो काली मिर्च होती थी दोस्तों, क्योंकि विदेशों में जो नॉनवेज बहुत खाया जाता था, जब उसमें काली मिर्च का तड़का लगता था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता था। ठीक, और थोड़ा प्रिजर्वेटिव का कार्य भी ये करता है, और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। और ये ऐसी मिर्च है जो खाने के बाद शरीर में ठंडक पैदा करती है और बहुत अच्छी है ना। तो इसका क्या दोस्तों, एक्सपोर्ट बहुत होता था, अपन निर्यात बहुत करते थे। और जब इसको बेचने जाते थे दोस्तों तो सोने के भाव ये बिकता था। और अपने यहाँ पर क्या दोस्तों, कई प्रकार के अपन व्यापार सोने चांदी में होता था, तो यहाँ बाहर से सोना चांदी खूब आता था। इसीलिए ही भारत को क्या कहा गया दोस्तों? सोने की चिड़िया कहा गया। दोस्तों जमीनों के अंदर कोई सोना नहीं उगता था, लेकिन अपन जो एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां से अपन जिस चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में अपने को क्या मिलता था दोस्तों? सोना मिलता था। इसीलिए इतना सोना हो गया इंडिया में, इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाया दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों मौजूद? पाइपेरिन। पाइपेरिन एल्केलाइड्स के कारण इसका जो तीखापन है वो किसके कारण है दोस्तों? पाइपेरिन एल्केलाइड के कारण इसका तीखापन है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन इलायची। जिस प्रकार से मसालों का राजा काली मिर्च को कहा गया है, इसी प्रकार मसालों की जो रानी है दोस्तों वो क्या है, किसको कहा गया दोस्तों? इलायची को कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया दोस्तों? इलायची को, है ना। बहुत बढ़िया लगती है खाने के अंदर, है ना। सिनियोल इसके अंदर सुगंधित, इसके अंदर जो तेल है वो दोस्तों कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सिनियोल पाया जाता है। ये आपको सब कुछ याद करना रहेगा दोस्तों, और कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों लौंग की। यह पौधों की क्या दोस्तों? सूखी हुई पुष्प कलिका, जो पुष्प बड होती है ना, फ्लावर बड, उस पुष्प कलिका जब सूख जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों? लौंग में कन्वर्ट होती है। ये भी चीजें काफी पूछी जाने वाली चीजें दोस्तों, कि लौंग है किसी पौधे की, इस पौधे की सूखी हुई पुष्प कलिका दोस्तों। ठीक है, जैसे अमरूद पुष्पासन होता है, हर फल, अधिकतर जो फल होता है वो अंडाशय से निर्मित होता है, लेकिन जो अंडाशय से निर्मित नहीं होकर किसी अन्य भाग से अगर निर्मित होता ना, तो वहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सूखी हुई पुष्प कलिका से क्या बनाया जाता है दोस्तों? लौंग बनाया जाता है। ठीक है, और देखो दोस्तों इसमें कौन सा तेल पाया जाता है दोस्तों? यूजेनॉल। ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लौंग का तेल। जब दांत सड़ जाते हैं, दांत के जो कीड़े लग जाते हैं, तो यूजेनॉल का तेल आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ यूजेनॉल कहेंगे या लौंग का तेल कहेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये दांत के अंदर दर्द निवारक यानी एनेस्थेटिक काम क्या आता है दोस्तों? पेन किलर एक प्रकार का, दांतों का आपका इसके दर्द ठीक हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लाल मिर्च। लाल मिर्च का प्रश्न दोस्तों पहले काफी पूछा जाता था, यही पूछा जाता था कि लाल मिर्च का तीखापन किस रसायन के कारण है? तो कैप्सिसिन। किसके कारण है दोस्तों? कैप्सिसिन के कारण है। लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है, यानी इसका जो तीखापन है कौन सा रसायन के कारण होता है दोस्तों? कैप्सिसिन। तो कैप्सिस से याद रख लेना दोस्तों, वो आपको दोनों ही याद रह जाएंगे। कैप्सिथिन के कारण तो यह लाल रंग है दोस्तों, और यहाँ पर कैप्सिसिन के कारण आपका क्या है दोस्तों? इसका तीखापन आता है ना, जो मिर्च लगती है ना आपको, वो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन हल्दी की। देखो हल्दी बहुत ही ज्यादा एंटीसेप्टिक है, अपने कभी घाव हो जाता है या दर्द हो रहा हो बॉडी में, फिर भी अपन दूध में मिलाकर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं लग जाती है तो अपन लेप करते हैं। और सबसे ज्यादा जो हल्दी लगाई जाती है दोस्तों, क्योंकि ये पीड़ाहारी है। क्या है दोस्तों? ये पीड़ाहारी, और यानी इससे पीड़ा मिटती है। तो यानी सबसे ज्यादा शादी से पहले लगाई जाती है, आगे पीड़ा होने वाली तो पहले हल्दी लगा दो ताकि आप मजबूत बने दोस्तों। तो हल्दी जो होता है दोस्तों, इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है, और ये कुरकुमिन इसमें पाया जाता है दोस्तों। एंटीसेप्टिक जो होता है दोस्तों, कि ये रोगाणु से आपकी रक्षा करता है। और इसका दोस्तों अभी हाल ही में कुछ, मतलब हाल ही में तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय अमेरिका बहुत ही चालाक बनकर इसका पेटेंट करा लिया था दोस्तों ना। तो उस समय काफी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो अपने यहाँ की चीजें हैं भाई, वो हल्दी तो तुम बाद में भी तो बने हो, 1700-1800 में तो तुम देश बने हो ना। तो मतलब अपनी तो यहाँ पे 5000 साल पुरानी सिविलियन है, खूब टाइम से अपन हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों सरसों। सरसों दोस्तों क्रूसीफेरी कुल का
ये पौधा है दोस्तों। इसकी जो तीखी गंध है, देखो सरसों में क्या होता है दोस्तों, एक डाइएलिल सल्फाइड इसके अंदर पाया जाता है, एक तो वो याद रखेंगे आपके। इसके अंदर जो गंध आती है, वो जो गंध है दोस्तों, वो डाइएलिल सल्फाइड, और एक नाम और है दोस्तों, एलाइल आइसो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण ये गंध आती है दोस्तों, है ना। दो नाम याद रखेंगे आप, एक नाम मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो आप दोनों नाम याद रखना दोस्तों। और ये जो गंध है, इससे जो रिलीज होती है गैस, वो सल्फर गैस है दोस्तों। उसके कारण आपके जो असली जो ओरिजिनल सरसों का तेल होता है दोस्तों, वो आंखों में जाने पर जलन पैदा करेगा, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है दोस्तों। जिसके सिर के अंदर डेंड्रफ हो रहा है, डेंड्रफ का मतलब ही दोस्तों वो फंगल है, ये समझ के रखना आप। वो आप ये सोच रहे हो क्यों, ये डेंड्रफ है शैम्पू से हो जाएगी, ये फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो इसके लिए भी सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए सब अगली बात करते हैं, और थोड़ी देर बालों को धूप में सुखाया करो, डेंड्रफ खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों मूंगफली। मूंगफली का एक याद हो तो एक गाना आया था, कच्चा बादाम बेचने वाला, तो कच्चा बादाम है ना, तो वो कच्चा बादाम वाला जो था वो मूंगफली को ही बेच रहा था। यानी बादाम अपन बोलते हैं कि कच्चा बादाम, तो यानी ये गरीबों की बादाम है दोस्तों ना। कच्चा बादाम का मतलब ये गरीबों की बादाम है। वो बंगाली के अंदर कुछ था शायद, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कि वो मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का गाना था, कच्चा कच्चा बादाम, और वो मूंगफली ही बेच रहा था। तो कच्चा बादाम यानी दोस्तों गरीबों की बादाम किसे कहा जाता है दोस्तों, मूंगफली को कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं अपन। यानी कहने का मतलब जो बादाम कार्य कर रहा है, विटामिन ई, तो विटामिन ई आपको, विटामिन ए है, ई है, ये मूंगफली के अंदर भी मिल जाएंगे दोस्तों। दोबारा यानी, और दिमाग जो आपका शार्प होता है वो बादाम से होता है, तो मूंगफली से भी आपका दिमाग अच्छा होता है। तो रात में गला के सुबह खा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहें अक्कल जो है बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है ना। व्हाट्सएप की लाइन है। चलो आगे देखते हैं। रतन जोत, ये काफी पूछा जाने वाले प्रश्न दोस्तों। रतन जोत जो पौधा है दोस्तों, ये बायोडीजल, देखो बायोडीजल जो बन रहा है ना, यानी जीव, किसी भी बायो का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जीव, या तो पौधा हो या जानवर हो, अगर उनसे डीजल प्राप्त किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, बायोडीजल। तो राजस्थान में इसके खूब पौधा ये उगाई जा रहा है, रतनजोत, यहाँ से बायोडीजल का निर्माण इसमें किया जाता है। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों जेट्रोपा। क्या नाम है दोस्तों, ये भी काफी नाम याद रख लेना आप, रतनजोत या जेट्रोपा दोस्तों, ये दो नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो बायोडीजल से संबंधित पौधा कौन सा है, तो आप बता सकते हो रतनजोत या जेट्रोपा। आगे बात करते हैं दोस्तों अरंडी, ठीक है ना। कैस्टर, जो आपने कभी पढ़ा होगा ना, कैस्टर ऑयल, हाँ, ये दोस्तों आपको पता हो तो, अगर आपके कभी पेट में गड़बड़ हो जाए तब भी अरंडी का तेल दिया जाता है। इसके अलावा काफ़ी मेडिसिन के अंदर अरंडी के तेल का उपयोग भी किया जाता है, मेडिसिन के अंदर, ठीक है। इसका जो तेल है उच्च ताप पर शांता नहीं होता, मतलब अरंडी का तेल, शांता का मतलब दोस्तों होता है कि द्रवों का, जो शांता का मतलब होता है जो, जैसे द्रव को आप किसी भी द्रव को डालोगे तो बहने लग जाएगा, तो जो बहने का विरोध करता है वो गुण कौन सा कहलाता है दोस्तों, शांता, विस्कोसिटी, यानी जो बहता नहीं है। जैसे आप शहद डाल दो, क्या बहेगा, क्या नहीं, यानी शहद ज्यादा शान है, यानी ज्यादा गाढ़ा है, वो बह नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अरंडी के तेल में भी शांता अच्छी खासी पाई जाती है दोस्तों, यानी ये बहता नहीं है एकदम से, यानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है अन्य तेल के मुकाबले, ठीक है। और जैसे ही आप इसको गर्म भी करोगे ना दोस्तों, तो ये अपनी शांता नहीं खोता, यानी अपने गाढ़ापन को बनाए रखता है। इसीलिए हवाई जहाजों में क्या, स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर मान लो लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं करेंगे तो फिर वो वहाँ पे घर्षण की क्रिया हो गई, वो मशीनें खराब हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों औषधीय पौधे, है ना, औषधीय पौधों की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, पहला दोस्तों अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, ये काफी पूछा जाता है दोस्तों कि पेपेवर सोमनीफेरम किसका रासायनिक नाम है, ये सॉरी है किसका वैज्ञानिक नाम है, या पेपेवर सोमनीफेरम, या यूं पूछ लिया जाए अफीम का बोटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनीफेरम आप याद रखेंगे, अफीम, ठीक है दोस्तों। कच्चे फल का जो दूध होता है, जिसे आप लेटेक्स कहते हैं दोस्तों, इसका जो कच्चा फल होता है उसका जो दूध होता है, उससे ये प्राप्त किया जाता है अफीम। नशीली पदार्थ है, और लेकिन इसको क्या है दोस्तों, ये एक दर्द निवारक औषधि भी है। औषधियों के अंदर अफीम को काफी उगाया जाता है, लेकिन लोग इसको ज्यादा मात्रा में लेकर इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नशे के रूप में, और काफी महंगा आता है दोस्तों। इसकी खेती होती है, गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देती है। इसको काला सोना बोला जाता है। देखो काला सोना पेट्रोल को भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो काला सोना अफीम को भी बोलते हैं। अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर पूछा जाएगा काला सोना किसे कहते हैं, तो वहां एक ही ऑप्शन आएगा, या फिर इसको स्टैंडर्डली कह सकते हैं कि भाई आपके औषधीय पौधों के अंदर काला सोना किसे कहा गया है, तो अफीम को कहा गया है। देखो यहाँ दो है इसमें दर्द निवारक जो है दोस्तों, मोर्फिन और कोडीन,
ये मॉर्फिन और कोडीन, देखो कोडीन को लेते हैं नींद आ जाती है, कई सारी खांसी की दवाइयों के अंदर भी पाया जाता है ये दर्द निवारक है दोस्तों अफीम, है ना। अफीम में जो ये दो जो रसायन पाए जाते हैं मॉर्फिन और कोडीन, आप याद रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों आपके सिनकोना। देखो सिनकोना जो है ये छाल से, किसकी छाल से दोस्तों, सिनकोना की छाल से क्या बनाया जाता है दोस्तों, कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के काम में आती है। ये याद करने वाली चीज है, स्टार बार क्वेश्चन है दोस्तों, कि सिनकोना जो पौधा होता है दोस्तों उसकी छाल से यानी बार्क से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के इलाज में काम में आती है। ठीक है दोस्तों, अश्वगंधा, अगली बात करते हैं दोस्तों अश्वगंधा। देखो अश्वगंधा इसको इसलिए बोला जाता है कि इसकी जड़ों के अंदर अगर आप स्मेल करते हो यानी सूंघते हो दोस्तों तो इसमें थोड़ी सी घोड़ी जैसी गंध आती है, इसलिए इसको क्या बोला गया दोस्तों, अश्वगंधा। तो इसकी जड़ों का उपयोग होता है दोस्तों, और इसकी जड़ों का उपयोग दोस्तों एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ इसमें बनाई जाती है, थोड़ी थोड़ी ताकत वगैरह भी इसमें आती है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें जो रसायन पाया जाता है वो दोस्तों विदेफेरिन ए, कौन सा पाया जाता है दोस्तों, विदेफेरिन ए अश्वगंधा के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है दोस्तों, तनाव को कम करता है। अगली बात करते हैं दोस्तों सर्पगंधा। सर्पगंधा यानी रोल्फिया, ये पूछा जाता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको याद करना ही करना है। सर्पगंधा का भी यहाँ पर आपको वैज्ञानिक नाम काफी पूछा जाता है दोस्तों, सर्पगंधा रोल्फिया सर्पेंटाइना। इसकी जड़ों से क्या होता है दोस्तों, रिसरपिन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, रिसरपिन, रट लेना दोस्तों इसको, है ना भाई, सर्प होता है ना सर्प, तो इसके सर्प से ही सर्पेंटाइना याद कर लेना। और सर्प सर्प जो होता है वो सिरक सिरक के चलना सर 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 करता है, तो रिसरपिन वहां से आप याद कर सकते हो। जो हाई बीपी होती है दोस्तों, उच्च रक्तचाप, उसमें काम आता है, और मानसिक रोगों के इलाज में भी ये काम में आता है सर्पगंधा। अगली बात करते हैं दोस्तों आपके सफेद मूसली। ये क्या होता है, इससे सर्क शक्ति वर्धक दवाइयां बनाई जाती है दोस्तों, और आयुर्वेद में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सफेद सोना, यानी सफेद रंग का होता है। और सफेद सोना अफीम को जिस प्रकार से औषधीय गुणों के आधार पर काला सोना बोला गया है, इसी प्रकार से सफेद मूसली को औषधीय गुणों के आधार पर सफेद सोना बोला गया है। नेक्स्ट आया दोस्तों गिलोय। जब मैंने आपको बिंबाणु प्लेटलेट्स बताया था कि जब आपके डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए आपको गिलोय यूज लेना चाहिए। इसके अलावा इसकी आपको इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आजकल तो मार्केट में कई कंपनियां इसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही दोस्तों। इसका जो तना भाग होता है उस तने के अंदर क्या होता है दोस्तों, गुदा होता है, उसको अलग प्रक्रिया से बना के लिक्विड फॉर्म बना के आप उसका यूज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, गिलोय। अगली बात करते हैं दोस्तों नीम। नीम दोस्तों एजाटी रेक्टा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा दोस्तों इसके औषधीय गुण आपसे तो छुपे नहीं है, आप सब जानते हो दोस्तों। तो गांव का क्या है दोस्तों, ये दवा खाना है, ठीक है ना। अगर किसी के पुंसी हो जाए, है ना, गांव की भाषा में आपा क्या हो, घुमड़ हो जाए, तो आप उनके छोटा न घिस यानी उसके जो छिलके को घिस के दोस्तों उसका जो लेप बना के क्या आपके लगा दिया जाए, तो वो आपके पुंसी वगैरह फोड़े पुंसी भी ठीक हो जाते हैं। आपने अगर मान लो दांत खराब है तो उससे दातुन करते हैं उसकी डंडी से, तो वहाँ से भी उसकी जो नई नवीली जो कोमल पत्तियां आती है उसको भी खाते हैं दोस्तों, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इमारती लकड़ी की, टिम्बर। इमारती लकड़ी का मतलब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अपन टिम्बर की, रेशे और अन्य पादप। अब कौन कौन से दोस्तों, खेजड़ी। खेजड़ी दोस्तों यहाँ पर आप खेजड़ी का बॉटनिकल नेम याद कर लेना, पूछा जाता ही जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष ये है दोस्तों, ठीक है, राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहा गया है। और मरुस्थल का कल्प वृक्ष, ठीक है ना, क्योंकि मरुस्थल के अंदर ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है दोस्तों, बहुत ही घना पौधा है खेजड़ी, ठीक है ना। ये मरुस्थल में पानी नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी गहरी जड़ें अंदर जाके पानी को अवशोषित करके और अपने प्लांट्स को आराम से बड़ा और हरा भरा बनाए रखता है, इसीलिए मरुस्थल का इसको कल्पवृक्ष। और राजस्थान का इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, गौरव बोला जाता है। और इसके पीछे इसको बचाने के लिए विश्नोई समाज के जो कई लोग थे दोस्तों, उन्होंने आगे आके इनकी प्रेरणा से इन खेजड़ी वृक्षों को बचाया। और आप सबने नाम सुना होगा दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसकी फल को क्या बोलते हैं, सांगरी, और पत्ती को बोलते हैं लूम। हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा कि अमृता देवी, है ना, अमृता देवी जो थी वो विश्नोई समाज की एक बहुत ही ग्रेट महिला थी। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर
चिपको आंदोलन चलाया। और चिपको आंदोलन यानी पेड़ों को जब काटने राजा के सैनिक आ रहे थे तो वहां पर पेड़ के चिपक गए, उन्होंने बोला कि हमें पहले काटो फिर पेड़ को काट पाओगे। तो वहां पर 363 अपने विश्नोई समाज के जो बहुत ही योद्धा थे उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दिया और खेजड़ी वृक्ष को बचाया दोस्तों। तो उनके लिए एक बार सैल्यूट विश्नोई समाज पूरे के लिए। ठीक है, तो रोहिड़ा अगर बात करते हैं दोस्तों, टेकुमेला अंडिलेटा, इसको अंडिलेटा दोस्तों, इसका रोहिड़े का बोटनिकल नेम है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कई बार, और इसका राजस्थान का राज्य पुष्प है ये, और इसे मरु शोभाई बोला जाता है और मारवाड़ का टीक भी इसको कहा जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है दोस्तों उस पर दीमक नहीं लगता है, शानदार इमारती लकड़ी है, महंगी भी आती है, सागवान, और ये बहुत महंगा आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं सागवान, अगला अगला है दोस्तों। इसकी लकड़ी में टेनिक अम्ल होने के कारण इसमें दीमक और कवक नहीं लगते हैं, इसलिए आजकल जहां पर दीमक लगने की ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहां पर फर्नीचर सागवान का बनाया जाता है, काफ़ी महंगा आता है, या फिर गेट के जो बारसोत होते हैं वो सागवान के बना दिए जाते हैं दोस्तों, ताकि उन गेटों का बचाव हो सके। अगला है दोस्तों साल। ठीक है ना, ये कोई खास नहीं है दोस्तों, भारी लकड़ी होती है, इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। अगली बात करते हैं अपन, अगला है दोस्तों कपास। यहाँ थोड़ा सा कट गया है दोस्तों, ये है कपास। ठीक है, बीज के रोमों से रेशम मिलता है दोस्तों, सब जानते हो, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सफेद सोना। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, सफेद सोना। आगे बात करते हैं जूट की। जूट जो होता है दोस्तों, तने के फ्लोएम से रेशा प्राप्त किया जाता है। देखो दोस्तों, फ्लोएम एकमात्र ऐसा है दोस्तों, इसके अंदर ये जीवित फ्लोएम जीवित उत्तक है, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो रेशा होता है ये मृत उत्तक के अंदर आता है। तो जूट उन फ्लोएम के रेशों से प्राप्त किया जाता है, इससे गोल्डन फाइबर्स यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न देखो, ये जो स्टार मार्क चीजें आती है ये आपको याद करनी है दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन बांस पे। देखो बांस पे एक समय पे 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता था दोस्तों। बांस जो है पहले ये झाड़ी में आता था दोस्तों, लेकिन इनको देखो, प्लांट्स की 3 कैटेगरी होती है, एक होती है दोस्तों साख, एक होती है दोस्तों झाड़ी, और एक होती है दोस्तों वृक्ष। इस साख के अंदर ही दोस्तों क्या आती है, घास, ग्रासेज इसी के अंदर आती है दोस्तों। अब ये जो घास है तो इस आप मतलब इस बांस को पहले झाड़ी कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था, लेकिन बांस को क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इसको साख माना गया, और इसको क्या माना गया भाई, ये एक प्रकार की क्या है, घास है, और विश्व की सबसे लंबी घास बांस होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके बम्बू जो होता है दोस्तों, और इसके देखो बांस के बारे में एक फैक्ट बताऊं कि इसके पुष्प जब आते हैं दोस्तों, जब जमीन में पानी खत्म हो जाए, यानी अकाल पड़ने की संभावना, अगर कहीं बांस के फूल आ रहे हो तो आप समझ जाना अकाल पड़ने वाला है, यानी जमीन में पानी की कमी होने वाली है। अगली बात समझो, और इस बांस की जो ग्रोथ होती है दोस्तों, बीज डाल दोगे 5 साल तक भी नहीं उगेगा तो नहीं हुआ, जब एकदम से उगता है ना, इसके लिए कहा जाता है कि अगर मान लो उसका मान लो छोटा सा तना उग गया, जैसे मान लो छोटा तना उग गया, इसकी स्पीड इतनी होती है कि उस तने के छोटे तने के चारों ओर यदि सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है तो उसको भी भेद के वो ऊपर निकल जाएगा, इतनी स्पीड से ये बांस होता है। किस कुल का दोस्तों, पोएसी कुल का है, और लंबी घास है, और हरा सोना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, हरा सोना इसको बोला जाता है। और बांस को किस कैटेगरी में रखा गया दोस्तों, घास में, ये याद रखेंगे, बांस घास आप याद रख लेना। हींग है, हींग पौधों की जड़ और प्रकंद से स्रावित ओलियोगम रेजिन है दोस्तों, है ना। कत्था है दोस्तों, खेर वृक्ष की अंतःकाष्ठ को उबाल कर बनाया जाता है। राजस्थान में कटौदी जनजाति इसका कार्य करती है, कत्थे का। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रमुख फल जिनका वनस्पतिक नाम और खाने वाले भाग बात की जा रही है। देखो पहला है आम। आम आपका राष्ट्रीय फल है और वर्तमान में आमों का ही सीजन चल रहा है। मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, और इसकी खाने वाली जो है वो मध्य फल वित्ती है। राष्ट्रीय फल कहा जाता है, गवर्नमेंट फल इसको कहा जाता है, या बाथरूम फल भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गई दोस्तों, यानी चलते फिरते आप खाते रहते हो इसको। ठीक है, आम बहुत ही स्वादिष्ट है ना, विटामिन ए वगैरह खूब मिलता है, खट्टा है तो सी भी मिलेगा। सेब की बात करते हैं दोस्तों, सेब देखो ये प्रश्न पूछा जाता है भाई इसका किससे बनता है दोस्तों, ये पुष्पासन से निर्मित होता है, अंडाशय से निर्मित नहीं होता सेब। किससे होता है दोस्तों, पुष्पासन। तो मांसल पुष्पासन है। यह एक असत्य फल है। देखो असत्य फल का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि सत्य फल वो होंगे जो किससे बनेंगे दोस्तों, अंडाशय से बनेंगे। किससे बनेंगे,
अंडा से नहीं, ओवरी। यानी ओवरी से अगर फल का निर्माण हो रहा तो वो सत्य फल है। अगर मान लो ओवरी से निर्माण नहीं हो रहा तो वो कौन सा फल है दोस्तों? असत्य फल है। यानी अंडाशय से निर्माण नहीं हो रहा तो वो कौन सा फल है दोस्तों? आपका असत्य फल है, क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से हो रहा है, अंडाशय से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कौन सा फल है दोस्तों? असत्य फल है। ऐसे एग्जाम में आजकल कथन और कारण से जो संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। अगर आप डीपली नॉलेज है तो उसका आंसर आप दे सकते हो। देखो देखो दोस्तों, नारियल, नारियल जो बनता है ये बनता है दोस्तों भ्रूण पोष से, एंडोस्पर्म। किससे बनता है दोस्तों? भ्रूण पोष। ये द्वितीयक निषेचन का उदाहरण है दोस्तों। द्वितीयक निषेचन का ये क्या है दोस्तों? उदाहरण है। और इसको कभी आ जाए दोस्तों तो आपको इसमें 3n करके आना है। क्या करके आना है? भ्रूण पोष एक प्रकार का क्या है दोस्तों? 3n है। समझ में आ गया ना? गुणसूत्रों का 3 गुना, यानी जोड़ी का 3 है ना। तो 2n मतलब अपने जैसे 46 होता है, ऐसे पौधों के अंदर 3n है, वो 3 गुना जितने उसमें होते हैं। इसका पानी और गिरी दोनों भ्रूण पोष का भाग है दोस्तों। केला मध्य और अंतःफल भित्ति, ये प्राकृतिक रूप से बीजहीन फल है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आलू रूपांतरित तना है दोस्तों। ये तना है एक प्रकार का, जड़ तना पत्ती। अगर पूछ लिया जाए कि आलू क्या है तो वो क्या है दोस्तों? तना है। देखो धूप में यह हरा हो जाता है, जिससे इसमें विशेला सोलेनाइन बनता है। ठीक है, ये याद रख लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टमाटर की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो फल है संपूर्ण फल भित्ति, इसका खाने लायक भाग है, फल खाता है। और देखो इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपिन। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइकोपिन पिगमेंट के कारण इसका कौन सा रंग होता है दोस्तों? आपके लाल रंग इस होता है। चलो आगे की बात करते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर से गाल भी लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं खाने से, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है टमाटर।